देखिए आज का जो वीडियो है आरएस खतियान वाले को ये पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है और सीएस खतियान के आधार पर सर्वे होने जा रहा है। तो पूरा वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए आरएस खतियान वाले को, आरएस जिसके पास खतियान है उनको कौन कौन से दस्तावेज़ को जो है व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो सर्वे होगा वह सरकार का आदेश है कि सर्वे जो है वो पुरानी पेपर यानी कि पुराना खतियान के आधार पर होने जा रही है। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल है, आज का वीडियो क्लियर कर देने वाले। सारे लोग वीडियो को देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक करोगे। भाई आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, सर्वे से रिलेटेड जितने भी होते हैं सारे अपडेट टेलीग्राम पर मैं सेंड करता हूँ। समझ पा रहे हो? तो सारे लोग डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करो, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना और इंस्टा को फॉलो जरूर करना। भाई देखो यहाँ पर क्या है, अब देखना ये है कि सरकार ऐसा निर्णय क्यों लेने जा रही है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और इसके साथ में आरएस खतियान वाले को क्या क्या परेशानी हो सकती है। आज का वीडियो पूरा देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बाद में पछताना पड़ेगा। भाई देखो उन्हीं के लिए यह वीडियो बन रहा है और आरएस वाले को कौन कौन से पेपर का व्यवस्था कर लेनी चाहिए और वह व्यवस्था कहाँ कहाँ से पेपर को निकालनी चाहिए, पेपर निकालने का क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या तरीका है पेपर निकल सकता है, तो वो पेपर कहाँ से मिल सकता है। तो इसी के संबंध में हम वीडियो लाए हैं। ठीक है, खतियान तो खुला हुआ है लेकिन मेरे पास जो कोई दस्तावेज़ नहीं है, हम कहाँ से निकालें और सर्वे में नाम कैसे होगा, सर्वे जो है मतलब कि मेरे नाम से कैसे होगा, सवाल ये है लोगों का। देखिए आरएस खतियान खुल गया और मेरे पास इसके आधार पर मतलब कि कोई नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से ढूंढें, समझ रहे हो? तो देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि सीएस के ही आधार पर जो है सर्वे कराना है, यानी कि कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर सर्वे कराना है। तो देखिए हम सर्वप्रथम देख लेते हैं सीएस जो है खतियान जो बना था, जो पुराना खतियान होगा जो कि आपके बाबा परबाबा के नाम से होगा। ठीक है, वह बना था 1885 में। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 101 से लेकर 125 तक के नियमावली के अनुसार 101 में खानापुरी, खाता खासरा 102 103 ऐसे करके मतलब कि नियमावली बना। इसके तहत जो है खतियान बना और प्रकाशन किया गया। समझ रहे हो? तो उस समय क्या था, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के जितने भी रैयत थे उसको एक अधिकार देने जा रहा था और वह अधिकार था कि जो भी रैयत जो है खेत जोत आबाद कर रहा था, रैयत के पास जो ज़मीन कब्जा में था और जो जोत आबाद कर रहा था और जो ज़मींदार को लगान दे रहा था, उस सभी के नाम से खाता खोल दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक नियम लागू हुआ और यह बिहार काश्तकारी अधिनियम जो बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा ये सारे में लागू हुआ था। तो खाता खोल दिया गया और जो भी रैयत उस समय जो है खेत जोत आबाद कर रहा था उनके उन नाम से जो खाता खोल दिया गया और उनको ये अधिकार दे दिया गया कि अब जो ये रैयत जो है या ज़मीन जो है सेल कर सकता है। समझ रहे हो? मतलब बेच सकता है और क्या, यह अधिकार दे दिया गया। अब यह जो है बिना वजह जो है ज़मींदार उसको ज़मीन से नहीं हटा सकता था, बिना वजह ज़मींदार। अब देखिए क्योंकि 1885 के पहले ऐसा नियम था कि ज़मींदार को जो देता था खेत जोतने के लिए यदि नहीं उसका समय पर लगान दिया करता था तो क्या करता था ज़मींदार लोग, उसको हटा के किसी दूसरे को, तीसरे को, मतलब चौथे को, यानी कि कोई अधिकार उस समय था 1885 से पहले की रैयत को पास कोई अधिकार नहीं था। तो ज़मींदार अपना मनमानी करता था, किसी और को दे देता था, समझ रहे, दूसरे को तीसरे को दे देता था। लेकिन जमींदार के पास पूरा अधिकार था। जमींदार को ये अधिकार था कि क्योंकि जमींदार जो है ना वह अंग्रेज से ही पूरी बंदोबस्ती करके रखा था, लेकिन एक एक करके जमींदार के पास 1000 एकड़, 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, समझ रहे हो, ज़मीन था। अब देखो जो ब्रिटिश शासन जब लागू हुआ, ब्रिटिश शासन जो भारत में लागू हुआ तभी वह जो है ज़मीन पर अधिकार कर लिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ज़मीन से भू राजस्व बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था के तहत जो है बोर्ड बनाया और उनके तहत जो है यह बिहार काश्तकारी अधिनियम लाया और उसमें उसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम लगान वसूलें।
ठीक है। तो वह क्या किया, जो कि गणमान्य होते थे गांव में, अपने पंचायत में, आपके गांव में या पंचायत, जो गणमान्य जो बुद्धिजीवी वर्ग होते थे, पैसा वो वसूलते थे, पैसा वाले थे, और ख़ासकर उसको जो है भाषा समझ में जाए, इंग्लिश बोलते थे, तो उस भाषा का उन लोगों के साथ क्या किया, बंदोबस्ती करा दिया गया। यही लीजिए 25 गांव, 30 गांव, 40 गांव, 50 गांव, 60 गांव या 100 गांव, 200 मौजे, यह आपके नाम से बंदोबस्ती हो गई, जो बोलने चलने में थोड़ा बुद्धिजीवी थे। और अपने को इतना एक साल में 5,000 10,000 पे करना है, क्योंकि उस समय जो ज़मीन का उतना कीमत नहीं था जितना कीमत उसमें से उभरने वाले फसल को होता था, उससे कई गुना सस्ता ज़मीन था। आप देखिए, तो ज़मीन वैसे ही बहुत सस्ता रेट पर बंदोबस्ती कर देता था, और ज़मींदार लोग भी जो है बंदोबस्ती करा लिया। अब जो है वो ज़मींदार लोग बंदोबस्ती करा लेता था, ज़मींदार को भी लगान देना होता था। अब देखिए ज़मींदार क्या करता था, गांव के जो भी रैयत गरीब वगैरह होते थे, जो भी रैयत होते थे, खेती करते थे, उनको क्या बोलते थे कि हमें खेत बटाई पर देना है, या फिर तुम ले लो, इतना लगान दो, तो उनको दे दिया था और खेती करवाता था। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता था, और जो है रैयत से जो है लगान लेके, अब मान लीजिए रैयत से लिया 5 रुपया ज़मींदार, तो उसमें 2 रुपया जो है इस प्रकार से अपना कमीशन रखता था। और देखिए व्यवस्था था इसमें, नियम ज़मींदार का 100 रुपया वसूल लीजिए, तो ज़मींदार अंग्रेज नियम बना रहा था, 11 रुपया ज़मींदार लेता था, और 89 रुपया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करता था ज़मींदार। लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ जो है मतलब क्या बोलते हैं, घपला करने लगा, बहुत सारा चीज़ का। और मान लीजिए 5,000 का वसूली होता था, तो वो क्या हिसाब में देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 2,000 का हुआ है, समझ रहे हो, और 1,000 का। इस प्रकार से अंग्रेज भी ज़मींदार से परेशान था, क्योंकि वह बीच में ही घपला, बिचौलिए को जो है बोल देता था, बीच में ही घपला कर देता था, समझ रहे हो। इसलिए यह व्यवस्था लाया ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि नहीं, अब जो है डायरेक्ट हम रैयत को जो है ज़मीन दे देते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कितनी भूमि शिक्षित, क्योंकि कितनी भूमि मतलब कि मेरा खेती के लिए है, और लगान जो होता था वह शिक्षित भूमि पर ही अंग्रेज जो है मिल लेता था। ठीक है, जो भी सिंचित भूमि था। आप देखिए जिस भूमि को जोत आबाद करता था, उसी भूमि पर वह अंग्रेज जो है ज़मींदार से लगान होता था, और ज़मींदार भी वही भूमि का जो है लगान देता था। बाकी जो भी जो है नॉट कंट्रीबल, जिस पर कृषि नहीं होता था, जिस पे गेजमेजरुआ बोलते हैं, उसका लगान जो है ज़मींदार जो है नहीं देता था, और अंग्रेज को जो है नहीं, और अंग्रेज ज़मींदार से लेता था, समझ रहे हो। तो इसमें क्या कर देता था ज़मींदार लोग, बहुत सारे जो है यहाँ पर देखिए अपडेट आप लोग को हम बता रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको क्लियर करते। देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया कि जिससे आप गेजमेजरुआ बोलते हैं, उसका लगान जो है ज़मींदार जो है नहीं देता था, और ज़मींदार जब नहीं देता था तो अंग्रेज, और न ही अंग्रेज जो है ज़मींदार से लेता था, समझ रहे, गेजमेजरुआ ज़मीन का। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है निकल कर आ रही है कि इसमें क्या करता था ज़मींदार लोग, बहुत सारे ऐसे ज़मीन में जो खेती हो रहा था, लेकिन वह ज़मींदार क्या करता था कि अब जो है 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन जो था उसमें अधिक खेती हो रहा था, वह हिसाब से करता था कि अब 20 एकड़ में जो है खेती हो रहा है, अब बीच वाला जितना ज़मीन था सबको बेच रहा था, खेती हो रहा है, तो अंग्रेज बहुत परेशान हुआ, समझ रहे हो। आप देखिए, और उसके बाद जो है बिहार काश्तकारी अधिनियम लिया गया और सर्वे कराया गया। हम सर्वे करके देखेंगे कि वास्तविक रूप से कुल रकबा कितना है, और कुल रकबा में कितना उपजाऊ हो रहा है, और कितना जो है नहीं उपजाऊ हो रहा है, कितना कॉमर्शियल लैंड है, समझ रहे हो। तो उपजाऊ वाला से ज़्यादा फायदा होगा, तो सर्वे कराया गया। सर्वे में जो है यह ध्यान दिया गया कि रैयत उस समय जो है सर्वे करने आए। 1885 नियमावली के तहत 1892 से जो सर्वे चालू हो गया, बहुत से मौजे में, बहुत से ज़िले में, तो उस समय जो है रैयत जो है जोत आबाद कर रहा था, और उन सभी के नाम से जो है खतियान बना दिया गया, समझ रहे हो। अब देखिए, अब कोई बटाई कर रहा था ज़मींदार, तो उसमें लिखा बटाई निस। आप पुराना जो खतियान निकालिएगा तो उसमें देखिएगा बटास, कोई ज़मींदार को ज़मींदार से बंदोबस्ती करके द्वारा प्राप्त था, और उसमें उसको पूर्ण रूप से जो है
अधिकार दे दिया गया जिसमें खतियान बना के, समझ रहे हो। और उस समय CS खतियान बना, और CS खतियान बनने के बाद क्या हुआ, सभी रैयत के नाम से, जिन जिन रैयत को जोत रहा था उनके नाम से लगान निर्धारित किया गया, समझ रहे हो। और यह लगान कौन निर्धारण किया, ये लगान निर्धारण किया गया लगनी रजिस्टर, ये जमींदार लगान कहा गया, समझ रहे हो। अब देखो, लेकिन जमींदार को भी एक पावर दिया गया, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 124 125 में यह प्रावधान दिया गया, यदि कोई भी रैयत आपको लगान नहीं देता है तो उसका बेदखली बाद में कर सकते हैं, यानी कि उसका ज़मीन जो है आप नीलामी करवा सकते हैं, उसका ज़मीन जो है आप ले सकते हैं या समर्पण कर देता है, ठीक है। तो इससे भी जब तक लगान ज़मींदार आप दीजिएगा तभी तक वह ज़मीन आपके रहेगा, लगान देना बंद करिएगा वह ज़मीन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। यही व्यवस्था ज़मींदार और अंग्रेज के बीच जो है पास हुआ था। जैसे मान लीजिए जो बंदोबस्ती 10 साल 5 साल का होता था वह टूटता था, सूर्यास्त का नियम अपनाया जाता था। ज़मींदार अगर एक बार 1 साल या 2 साल का समय होता था, उस समय रात्रि से पहले, सूर्यास्त से पहले यदि जमा नहीं किया गया ज़मींदार लोग तो उसका ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी, समझ रहे हो, उसका जो है ज़मींदारी छीन ली जाती थी। फिर वहीं गांव के उसी मौजे के दूसरे लोग को वह ठेका ले लेता था कि आपने समय पर लगान नहीं जमा किया, इसलिए आपका ज़मींदारी जो है नष्ट हो रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है, ठीक है। यही व्यवस्था था रैयत के साथ भी। खतियान तो बना दिया गया, अधिकार तो दे दिया गया नहीं, लेकिन अगर आप ज़मीन बेच सकते हो तो ज़मीन खरीद बिक्री भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बेच सकते हो, किसी के जो है हाथ में यह अधिकार दे दिया गया, लेकिन साथ में ये भी ज़मींदार के पास पावर था, यदि आप ज़मींदार को लगान चुका पाते हो तो ज़मींदार वो अपने ज़मीन जो है वो ज़मींदार जो है नीलामी करवा लेता था, और आप खुद जाके कितना भी जो है आप समर्पण भी कर सकते थे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें था। और देखिए, हमें नहीं जोतना हमारे उपजा, क्योंकि पहले से था, वर्तमान में ज़मीन का पहले कोई वैल्यू नहीं होता था, बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण भी कर देते थे ज़मीन का, समझ रहे हो। तो आप लोग देखिएगा, आपके पूर्वजों द्वारा जो भी ज़मीन को वैसे ही दे दिया गया, कोई ज़मीन खिला पिला देता था वैसे ही दे दिया जाता, क्योंकि उस समय वैल्यू नहीं था, और जो है नहीं उपजाऊ होता था, बारिश भी जो है नहीं होता था, बारिश भी खाद्य पदार्थ का उतना जो है व्यवस्था नहीं था, नो पानी होता था, नो समय पर सिंचाई की व्यवस्था होता था, जिसके कारण उपजाऊ नहीं होता था। तो वह ज़मींदार को लगान कहाँ से देता, बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता था। उस व्यवस्था में खतियान तो बन गया, लेकिन कितना रैयत क्या उस समय इस व्यवस्था के ज़मीन बेच दिया गया, या रैयत का क्या हुआ कि नीलामी हो गया। अब ज़मींदार का जो है शो ऑफ नहीं दे रहा था लगान, और न ही ज़मीन छोड़ रहे थे, तो ज़मींदार उस समय नीलामी करवा देता था। अब देखिए, नीलामी जब होती थी तो दूसरे के नाम से बंदोबस्त कर देता था, और अब कितना मतलब कि रैयत ने क्या किया, लगान ज़्यादा हो तो लगान देता था, और अनाज के रूप में जिसे जो है अनाज के रूप में देता था बांट के, लेकिन उपजाऊ नहीं हुआ तो भाई 5-10 मन जो है 10 मन भी नहीं दे पाए। तो उपजाऊ होगा तब तो कुछ होगा, उपजाऊ ही नहीं होता था तो कहाँ से दे पाता था। समस्या यहाँ ये थी, समझ रहे हो। अब देखिए, तो ये ज़मींदारी शासन का था, और लोग जो है इस पे बहुत सारे लोगों को लगान नहीं दे पा रहा था, और ज़मीन जो है ये उसके हाथ से चला जाता था। तो ये कहानी था। अब आगे देखिए क्या हुआ। लेकिन खतियान में आपका नाम है, ज़मींदार उस ज़मीन को क्या करेगा भाई, ये तो खुद का रैयत से जोतवाएगा या नहीं तो किसी और को बंदोबस्त कर देगा। तो एक सादा हुक्मनामा से किया कि भैया यह ज़मीन जो है, यह खाता जो है खासरा ज़मीन आप जोतिएगा, आपको इतना लगान देना होगा, ज़मींदार ये कर देता था, समझ रहे हो भाई। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई आप लोग का। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है। तो ज़मीन जिसको बंदोबस्त किया उसका हो गया, अब जो है छोड़ के जो है भाग गए वापस, बोल रहे कि ये मेरा होगा या मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि पावर था, जब भी आप लगान दीजिएगा तभी आपका ज़मीन और कि रैयत मतलब कहलाइएगा आप, समझ रहे हो। और आगे देखिए यहाँ पे क्या था, ज़मींदार का भी पावर था कि वह ज़मीन किसी को बंदोबस्त भी कर सकता था, और लगान उसी पर भी लगाया जाएगा। जोत आबाद का लगनी रजिस्टर वर्तमान में जो रजिस्टर 2 कहते हैं, उस पर सभी रैयत का नाम अंकित किया गया। जो रैयत के नाम से जो है खतियान बना, उन्हीं का नामांकित किया गया, उन्हीं पर लगान तय किया गया, समझ रहे हो। और लगनी रजिस्टर में यानी कि रजिस्टर 2 में हुआ, और खतियान उसमें देखा गया बहुत सारे रैयत जो था वो ज़मीन बेचा, विक्रय पत्र के आधार पर खरीदा, उसका दाखिल खारिज भी कर दिया गया।
ठीक है। अब बहुत सारे रैयत का नीलामी भी हो गया। नीलामी पत्र के आधार पर उसका दाखिल खारिज, किसके नाम से नीलामी, उसका नीलाम से दाखिल खारिज कर दिया गया, जिसके नाम से बंदोबस्ती कर दिया गया। ज़मींदार दोबारा वो देगा लगान तो सिलसिला ठीक ढंग से चलता था, नहीं देता था गड़बड़ा जाता था, समझ रहे हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप जिसके पास भी बंदोबस्ती पत्र होगा वो 1/1/1946 से पहले 1/1/1946 से पहले का वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो। बंदोबस्ती पत्र 1/1/1946 से पहले का वैलिड माना जाएगा। और क्योंकि 46 में लगभग जो सरकार था अपना गठन हो रहा था, उसी समय यह फैसला लिया गया कि नहीं, जो भी रैयत जो है ज़मींदार लोग हैं वो बहुत सारे अधिशेष ज़मीन जो है रखे हुए थे, उसका एक कानून आने वाला था। ज़मींदार दी जाने वाली थी तो भूमि सुधार अधिनियम 1950 आने वाला था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना है, जो चीज़ें भी हम बता रहे हैं। और देखिए उसके साथ ज़मींदार की जाने वाले ज़मींदार लोग क्या करता था, अपने रिलेशन या वगैरह से जितना भी रैयत उसका होता था उसके नाम से वो अपना बंदोबस्त कर दिया जाता था, ठीक है। और इसी वजह से माना गया 1/1946 से पहले का जो है सूचना नहीं था, 1/1/1946। इससे पहले जो भी सही तरीक़ा से जो कोई छल कपट ज़मीन जो है इस तरीके से भी लोग करता था। वर्तमान में वैलिड इसलिए छल कपट हो रहा। अब देखिए सरकार ने माना कि 1/1/1946 से पहले यदि आपके पास बंदोबस्ती पत्र है तो वही वैलिड माना जाएगा। अब वही बंदोबस्ती पत्र 2 प्रकार का रजिस्टर होगा, एक ऑटोमेटिक ही वैलिड, अगर अनरजिस्टर आप दिखा रहे हो तो आपको रिटर्न साथ में दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब भारत आज़ाद हुआ तब देखा गया कि अब जो है सर्वे कराया जाए, उस सर्वे का नाम था रिविजनल। रिविजनल सर्वे का मतलब है रिवीजन करना। रिविजनल जिसका कि ज़मीन CS खतियान में था, CS खतियानधारी का नाम उसी ज़मीन का उसमें चढ़ता था, ठीक है। लेकिन उसमें CS खतियानधारी का नाम था और उनमें जिसके हाथ में था बेच दिया गया, उसका नाम चढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना हक खो दिया, ठीक। उसी ज़मीन नीलामी हो गई, नीलामी पत्र जो है मिला, उसका नाम चढ़ना था, साथ में जिसके नाम से ज़मींदार द्वारा बंदोबस्ती किया गया 1/1/1946 से पहले का जिसका नाम था चढ़ा हुआ। तो किसी न किसी आधार पर रिविजनल सर्वे खोलना था, उसको रिविजनल खतियान जब चालू हुआ तो उसमें ज़मीन का भी समय महत्व बढ़ गया, ठीक है। और लोग जो है छल कपट करने लगे, बिना कोई कागज़ का भी रिविजनल खाता खुला लिया गया। बहुत सारे लोगों ने ये काम किया, जबकि ऐसा तो रूल नहीं था। बिना कागज़ का खाता खुल गया और कोई ना कोई पेपर नहीं दिया, अरे आपके पास केवला है, CS वाला बेचा है तो केवला दिखा कि आप सर्वे करा सकते हो, तो नीलामी पत्र है तो नीलामी पत्र दिखा के आप सर्वे करा सकते हो। तो ज़मींदार द्वारा यदि बंदोबस्त किया गया है बंदोबस्ती पत्र द्वारा तो आप सर्वे करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसी बात नहीं है कि रिविजनल खतियान 100 में 100% गलत है, जी नहीं। उसमें हुआ है 60 से 70% तो खाता सही खुला है, लेकिन उसमें से 30 से 40% जो खाता है वो गड़बड़ खोल दिया गया है, बिना कोई आधार, किसी आधार पर खाता खोल दिया गया है। अब देखिए वही वर्तमान में झगड़ा चल रहा है। अब मामला कोर्ट में देखिएगा, CS खतियान किसी और का, RS खतियान किसी, दोनों में विवाद चल रहा है। अब 30 से 40 साल हो गया जो मुकदमा चल रहा है, इससे सरकार परेशान है और सरकार को भी परेशानी, आए दिन विवाद चल रहा है इसी कारण से। अब देखिए यहाँ पे सर्वे में देखा गया है जो का तो झगड़ा हो जाएगा, फिर हम रिविजनल करा पाएंगे या फिर झगड़ा हो रहा है, फिर कोर्ट में मामला गया तो इससे जो है CS था उसी के आधार पर मानकर हम खाता खोल देते हैं। तो CS वाले जैसे ही आपके नाम से रिविजनल सर्वे होगा तो कोई ना कोई आधार तो होगा, आपका पूर्वज दिया हुआ केवल्ला होगा, बंदोबस्ती पत्र होगा या नीलामी पत्र होगा, कोई ना कोई दिया हुआ कभी ना कभी खुला होगा, नहीं तो वैसे आपके पूर्वजों द्वारा जो है जो भी करा लिएगा वो अनवैलिड कहलाएगा भाई, समझ रहे हो। तो CS वाले को अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CS वाले डायरेक्ट दावा कर सकते हैं यह पुराना है और मेरा यह ज़मीन मेरा है, अब जो है बचाव तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। CS वालों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और CS वालों को नीलामी जो है, CS वाले को जो बंदोबस्ती पत्र जो चुका है CS वाले का सेल कर दिया गया है, यह केवला उसका वैलिड है। यदि आप CS वाले का दावा कर रहा है, यदि ये पुराना केवला खतियान है तो CS वाले का दावा जो है, बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आप नीलामी पत्र दिखाते हो तो CS वाले का दावा खारिज, यदि बंदोबस्ती पत्र दिखाते हो तो CS वाले को दावा, यदि आप रिटर्न भी दिखा देते हो, सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न भी दिखाते हो तो CS वाले का दावा खारिज हो जाएगा, अगर आप
रीजनल सर्वे की बात कर रहे हो तो अब देखना होगा कि आरएस वाले का परेशानी हो रहा है, क्योंकि जितना परसेंटेज आरएस वाले के पास दस्तावेज होगा बहुत वाले कम होगा। किसी का भी कराया हुआ, मान लीजिए नीलामी पद द्वारा या फिर केवल्ला द्वारा कई बार खरीद बिक्री हुआ तो परेशानी उसके साथ हो सकता है। समझ रहे हो, सरकार इसलिए फैसला लिया क्योंकि अभी वर्तमान में जो है आप कोर्ट जाइएगा, कोर्ट में भी वहाँ पर आरएस वाले कोर्ट जा रहे हैं और ये सारा ज़मीन का जो है सर्वे करा दे सरकार सीएस के नाम से, और आरएस वाले को नहीं अगर होता है तो आरएस वाले यदि कोर्ट भी जाता है तो कोर्ट में यही पूछा जाएगा आरएस वाले खतियान खुला जो आप किस आधार पर खुलवाए थे और आप आधार दिखाइए। समझ रहे, तो आपको आधार वहाँ दिखाना होगा, नो कि किस आधार पर आरएस वाले खतियान खुले थे। उनको भी भूमिका कोर्ट में ये नहीं कहेगा कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, आप कहिएगा सरकार के पास रिकॉर्ड है। कोर्ट तो ये नहीं मानेगा, कोर्ट यही मानेगा कि आप अपना पेपर दिखाइए, तब आपके नाम से जो है सीएस खतियान का अनवैलिड कर दिया जाएगा। अभी जो है आप विवाद देख रहे हैं सीएस और आरएस का हो रहा है, कोर्ट में भी लंबा पेंडिंग होता हुआ मुकदमा दिख रहा है, लेकिन उसमें भी ये पूछा जा रहा है आरएस वाले से जो खतियान खुलवाया वह किस आधार पर खुलवाए। क्या आपके पास सेल डीड था या बंदोबस्ती किया गया या फिर नीलामी पत्र या रिटर्न, कुछ पेपर दिखाइए, नहीं तो ये जो है आपका अनवैलिड कर दिया जाएगा। ये लगता है कि समय टाइम लगता है, कोर्ट में यही कारण से परेशान है सरकार ने फैसला नहीं लिया है। कोर्ट में भी जाएगा तो यही पूछेगा कि आरएस वाले किस आधार पर जो है आपका खत्म होगा। हम शुरू से ही सर्वे कराएंगे, उसी में हम उसको पूछ लेते हैं आपने जो खाता खुला है किस आधार पर खाता खुला। समझ रहे हो, तो आपके पास पेपर क्या क्या होनी चाहिए, कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। मान लीजिए आरएस वाले आप खाता खुलवा लिए तो वर्तमान में सर्वे आएगा, सीएस वाले दावा कर दिया, आपसे पूछा जाएगा आप जो खाता खुलवाए वो आधार दिए, तो आपको आधार क्या क्या पहले देना है। सबसे पहले मान लीजिए आधार में आपको आपका पूर्वज खरीदा होगा तो जो आपके पास केवल्ला है दिखा सकते हो। यदि आपके पूर्वज के नाम से नीलामी हो गई, नीलामी पत्र दिखा सकते हो, नीलामी पत्र भी। फिर जो है बंदोबस्त किया होगा तो जमींदारी बंदोबस्त पत्र दिखा सकते हो, साथ में रिटर्न भी दिखा सकते हो। रिटर्न, बंदोबस्ती पत्र, नीलामी पत्र और एक केवल्ला, ये 4 जो डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट आप सीएस वाले का दावा खारिज करवा सकते हो अगर ये चीज़ें दिखाओगे तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको निकालना होगा। कहाँ से क्या आपके पास है तो आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए रीजनल खतियान है तो ध्यान रखिएगा ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि सीएस वाले ज़रूर दावा करेंगे और ये जो है 100% जो है दावा करेंगे उनका, और उसको वैलिड माना जा रहा है सीएस वाले को। तो पहला ये क्या कीजिएगा, आपके पास अगर आरएस खतियान होगा तो उसको ले जाके जिला अभिलेखागार में जाइएगा और वहाँ एक फॉर्म लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आप जाके वहाँ पर भरिएगा, फॉर्म लेके उस पर लिखिएगा आरएस बना 10 रुपये का स्टिकर, यदि आपसे सक्षम हो तो। और जो है सक्षम नहीं है लिखने में तो आप मुंशी लोग से लिखवा सकते हैं, उनको बोलना है कि आरएस खतियान खाता किस आधार पर खुला, सर इसका आधार निकालना है मेरा, ठीक है। और जिला अभिलेखागार में आप जैसे ही जाइएगा वहाँ आधार के लिए मुंशी से आप इसका आधार निकलवा सकते हो। मुंशी लोग क्या करता है आपको लिख देगा, उसमें आधार दिखता है तो मान लीजिए 100 में से 70% उम्मीद है आपका आधार आपको मिल जाएगा, ठीक है। किस आधार पर खाता खुला, केवल्ला किसके आधार पर खुला, केवल्ला नंबर लिखा होगा, नीलामी पत्र नंबर लिखा होगा, और बंदोबस्ती पत्र जो है बंदोबस्ती पत्र में रिटर्न का नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो आपको आसानी से यह प्रूफ लिख के दे देगा कि किस आधार पर खाता खुला, मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में यदि केवल्ला नंबर लिख दिया केवल्ला तो आसानी से आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हो। नीलामी पत्र भी आप कोर्ट से, मतलब कि किस कोर्ट में नीलाम हुआ, आपके सिविल कोर्ट में नीलाम हो गया या फिर जो है कलेक्टर के यहाँ नीलाम हो गया, मतलब ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर नंबर निकाल सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप जो है वहाँ पर आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अपने अंचल से ढूंढना, अंचल में जाइएगा, वहाँ रिटर्न के बारे में पूछिएगा, सर रिटर्न हमको निकालना है, ठीक है, ज़मीन का। उसके लिए आपको चिरकुट फाइल कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके 10 रुपया स्टिकर, उसमें आप लिख दीजिएगा फलना फलना ज़मीन का फलना फलना नाम से जो खाता खसरा जो खुला हुआ है उसका रिटर्न हमको निकालना है, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म मिल जाएगा। तीसरा रजिस्टर 2 भी अपलोड किया गया होगा नेट पर, वहीं से आप आधार से देख सकते हो। पुनः रजिस्टर 2 जो कि रजिस्टर 2 का काम किया होगा, वहाँ से भी आप साइबर कैफ़े से रजिस्टर 2 निकाल सकते हो। उस साइबर कैफ़े वाले को बोलिएगा रजिस्टर 2 थोड़ा सा निकालिए, पूरा गांव का मिला जुला अपलोड कर दिया जाएगा मुझे का, वहाँ से आपको खुद मोबाइल से चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आपका रजिस्टर 2 निकल जाएगा। समझ रहे हो, रजिस्टर 2 जो पुराना 54-55 में बना होगा उसमें भी अंकित होगा, वहाँ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आरएस खतियान वाला किस आधार पर बना। ये सारा
जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही रिटर्न भी अपलोड किया जा रहा है, बहुत सारे जिला में बहुत सारे मौजे का रिटर्न जो है अपलोड किया जा रहा है, तो रिटर्न भी मिल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वही है, रिटर्न यदि दिखा सकते हो CS वाले का दावा खारिज आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो आप। बंदोबस्ती पत्र भी कई जिलों को अपलोड किया गया, आप सर्च कर दीजिए। सर्वे के लिए सरकार ने किया डॉक्यूमेंट 9 जिला अभिलेखाकार कलेक्टर या फिर अंचल में डॉक्यूमेंट को आदेश दे दिया गया है कि आप अपलोड करिए ताकि रैयत को सहूलियत मिले। तो आप लोग भी अपने तरफ से प्रयास नहीं छोड़िए, आप अपने तरफ से प्रयास कीजिए। सरकार को प्रयास कर ही रहे हैं डॉक्यूमेंट को लोड करने में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाते हैं ताकि आप लोग को सुविधा। और देखिए तब तो आपको CS वाले का दावा करेंगे, CS वाले के नाम से खाता आप कोर्ट में जाइएगा ज़रूर, समझ रहे हो भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को हमने बता दिया। सरकार सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा है, रिटर्न भी अपलोड कर रहा है, नीलामी पत्र भी अपलोड कर रहा है, बंदोबस्ती पत्र भी अपलोड करने जा रहा है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को निकालना है, समझ रहे हो। और देखो ये सब चीज़ें जब निकाल लोगे, क्योंकि इसमें जिला अभिलेखाकार आपको जाना होगा, RS खतियान लेके वहाँ पर दिखाना होगा। किस आधार पर जो है वहाँ पर आपका 70 से 80% मान लीजिए आपको मिल ही जाएगा, समझ रहे हो। तो ये किस आधार पर खोला गया और अभिलेखाकार में उसको सर्टिफाई कॉपी लीजिएगा और बोलिएगा चिरकुट दीजिए, उसके बाद सर्टिफाई कॉपी वहाँ से आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो कई सारे रिविजनल सर्वे खतियान के कई सारे खाता खोला गया है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि CS खतियान को 99% लोग दावा करेगा ही, और उसमें भी आपका समय जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को करना है, नहीं तो बाद में आपका ज़मीन आपका हाथ से जा सकता है भाई। हम लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि CS वाले का नाम खाता खुल गया तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में दावा करेगा और कोर्ट में ये दावा उनका साबित हो जाएगा। फिर आप लोग रिविजनल सर्वे वाला जो खतियान ने खुलवाए हैं, अब किस आधार पर खुलवाए वहाँ आपको दावा निकालने होंगे। एक हुआ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार जो है ये दावा किया जाता है कि 12 साल का आप लोग सोच के दावा कीजिए इतने दिन से कब्जा में ज़मीन है प्रतिकूल अनुकूल कब्जा के अनुसार, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है, वीडियो हमने बता दिया कि क्या करना है, CS RS वाला को क्या स्टेप लेना है भाई। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था इसलिए हम समाप्त कर रहे, कोई और वीडियो में फिर आप लोग को बताएंगे आगे स्टेप में। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।